morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, we were talking about electric flux. Actually, we were talking about Gauss law, but in Gauss law, we have to study first Gaussian electric flux. Clear? So, in my previous lecture, we have defined what is electric flux. Today, we will solve some problem on calculation of electric flux. There is a question, example first, in which there is a cylinder, clear, and it is situated in a uniform electric field E naught. आपसे पूछा जाएगा कि इस सिलेंडर के किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है. तो आप मुझे पहले ये बताइए, हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर इन दिस सिलेंडर. क्लियर? हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर इन दिस सिलेंडर. अगर आप देखो क्या नजरिया होगा इस क्वेश्चन को देखने का. अगर आप फ्लैट सरफेस की बात करते हैं, एक सरफेस की फ्लैट सरफेस, एक तो ये है यहां, एक ये है यहां, और एक कर्व्ड सरफेस है. एक तो कर्व्ड सरफेस है, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर सिलेंडर की, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मैं ऐसे देखता हूं कि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, एक बॉटम एक टॉप और एक कर्व्ड सरफेस एरिया. तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ तीन सरफेस एरिया है जिनसे मिलके एक स्ट्रक्चर बनी है, क्लोज्ड सरफेस एरिया बना है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनी है जो कौन है, सिलेंडर. क्लियर? तो यदि आप इसके तीन सरफेस एरिया में अलग अलग आंसर देना चाहते हो, कि आप देना चाहते हो कि ये जो एरिया है A1, ये एरिया है A2, अमाउंट सेम है इन दोनों के, A नोट, ये एरिया A नोट आएगा, ये एरिया A नोट आएगा, मैं नाम दे रहा हूं उनको, ये सरफेस एरिया A1, ये सरफेस एरिया A2, अमाउंट इसका A नोट ही है, समझे ना, मतलब पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर नोट स्क्वायर, और ये भी कितना है, पाई आर नोट स्क्वायर. मैंने नाम दे दिया इसको A1, इसको A2. और एक एरिया कौन सा है इसमें, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये A3 कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लेंथ L मान लेता हूं. तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई आर नोट इंटू L. ये आप जानते हैं. तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद A1 बताओ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद A2 बताओ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद A3 बताओ, और फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिलेंडर बताओ. ये चार क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जा सकते हैं. आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन ये, अगर सिर्फ A1 एरिया से आपको आंसर देना है, तो आप A1 एरिया को इंडिविजुअल एक एरिया मानेंगे और उससे एसोसिएटेड फ्लक्स किस प्रकार से बताएंगे. अगर सिर्फ वो A1 से पूछता है तो कुछ इस प्रकार से आप बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी डायरेक्शन कहां है, इस एरिया की, इसके परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, इधर भी मान सकते हो और इधर भी मान सकते हो. समझे ना, मैंने ये डायरेक्शन इधर मान ली, ये डायरेक्शन है इस A1 एरिया की, N1. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आगे की ओर, जो इस एरिया से क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आगे की ओर. तो ये एंगल कितना है, पाई. तो आप लिखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एरिया सीधा एरिया है. क्लियर? एंगल हमेशा हर एक पॉइंट पे, इस एरिया के हर एक पॉइंट पे एंगल पाई है. तो आप जब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करोगे, E नेट डॉट DA, तो आप लिखोगे E कांस्टेंट है तो E नॉट बाहर आएगा, कोस पाई -1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन एरिया पे लगेगा तो क्या आएगा, पाई आर नोट स्क्वायर. तो आपका आंसर आएगा -E नोट पाई आर नोट स्क्वायर. किसी दूसरे बच्चे का एक प्लस भी आ सकता है आंसर, अगर सिर्फ A1 के बारे में बात किया जाए. कैसे? कि वो ये डायरेक्शन इधर मान ले तो यहां कोस 0 आ जाएगा, और कोस 0 1 होता है. तो एक इंडिविजुअल एरिया के लिए -E नोट पाई आर नोट स्क्वायर या +E नोट पाई नोट स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता है, दोनों एक ही चीज बताते हैं. मैग्नीट्यूड से मतलब होगा मुझे यहां, अगर सिर्फ इंडिविजुअल सरफेस एरिया की बात किया जाए. वो दोनों ही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं,
माइनस वाला भी प्लस भी। अगर एक इंडिविजुअल एरिया की बात किया जाए, ऐसे ही इसकी बात करते हैं, किसकी, इस एरिया की। इसमें मैंने इधर मान लिया एरिया वेक्टर N2, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड E0, तो डायरेक्शन कितनी आई बीच में, 0। तो जब ये फॉर्मूला आप यहां एग्जीक्यूट करोगे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आएगा cos, हर एक पॉइंट पर, आप किसी भी पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 0 यानी 1 पाई आर नोट स्क्वायर, इंटीग्रेशन एरिया पे आ जाएगा, इसका मतलब टोटल एरिया आएगा पाई आर नोट स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, ई नोट पाई आर नोट स्क्वायर। अब इसके लिए भी अगर इंडिविजुअल आपको आंसर देना है कि इस एरिया A2 से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, समझे, तो वो सिर्फ अमाउंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, अमाउंट। एक बच्चा प्लस आंसर दे या माइनस आंसर दे, सामने वाला सिर्फ अमाउंट को देखेगा एक इंडिविजुअल एरिया से। तो यहां भी एक बच्चा माइनस आंसर दे सकता है अगर वो इसकी डायरेक्शन पीछे मान ले, दोनों ही डायरेक्शन संभव होती है एक एरिया के लिए, इंडिविजुअल एरिया के लिए। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं इस कर्व्ड एरिया की, कर्व्ड एरिया, ये जो कर्व्ड एरिया है, अब ये कर्व्ड एरिया की भी डायरेक्शन दो संभव है। इस कर्व्ड एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, या तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। क्लियर। देखो ना, ये जो सरफेस एरिया है आपको ऐसे दिखाई देगा, इधर से देखोगा तो सरफेस एरिया ऐसे दिखाई देगा आपको एक सर्कल की फॉर्म में, तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो मैंने रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ली N3 डायरेक्शन मैंने ली। अब मैं लिखूंगा इसमें A3 से रिलेटेड EN डॉट DA, ये 1 से एसोसिएटेड, ये 2 से, ये 3 से। अब इसमें देखो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखो आप यहां लोगे तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर किसके, कर्व्ड एरिया के। कर्व्ड एरिया तो ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिएंटेशन में कैसे, ऐसे। समझ में आई बात। तो यहां आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हर एक पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, किस किस के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है। इंटीग्रेशन किस पे आएगा, एरिया पे, और एरिया 2 पाई आर नोट एल, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 0, ये अमाउंट आएगा 0। और ये 0 चाहे आप डायरेक्शन बाहर ले चाहे अंदर ले, इस एरिया की, कौन से एरिया की, जो कर्व्ड एरिया है इस एरिया की, 0 ही आएगा आंसर। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, तो अब आप पूरे सिलेंडर को एज अ होल देखेंगे। एज अ होल का मतलब अब ये क्लोज्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तीनों को अगर मैं असेंबल कर देता हूं तो अब आपको सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया नजर आएगा जो क्लोज्ड है, और इसको मैं कहूंगा कि ये अब एक क्लोज्ड सरफेस है। और क्लोज्ड सरफेस में हमेशा आप डायरेक्शन वही लेंगे जो बाहर की ओर है, बॉडी से बाहर की ओर। अब आप कोई भी अपने मन से डायरेक्शन नहीं ले सकते, मतलब अब आपको फिक्स हो जाएगा कि इस एरिया की यही लेनी है, इस एरिया की यही डायरेक्शन लेनी है, और इसकी यही बाहर वाली डायरेक्शन लेनी है। समझे ना, क्लोज्ड सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसकी बॉडी से बाहर की ओर ली जाएगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, तो अभी भी प्रोसीजर तो यही रहेगा कि आप सिलेंडर में जितने भी सरफेस एग्जिस्ट करते हैं उनसे इंडिविजुअली फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में डायरेक्शन आप अब फिक्स कर लेंगे बाहर की ओर। दोनों डायरेक्शन आप नहीं मान सकते हो, बॉडी से बाहर की ओर। तो अब देखो, ये मैंने बाहर की ओर माना था तब माइनस आया था पाई, ये मैंने बाहर की ओर माना था तब आया था प्लस, ये मैंने बाहर की ओर माना था तब आया था 0। इसका मतलब अगर मुझे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है
तो बाहर की जो डायरेक्शन मानने के बाद फ्लक्स आया उन सभी को मैं ऐड कर दूंगा। मतलब अगर क्लोज्ड सरफेस, अब ये क्लोज्ड सरफेस है, अगर एज अ होल आपसे पूछा जाए, कंप्लीट सिलेंडर आपसे पूछा जाए, तो वो क्या बोल रहा है, क्लोज्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स। तीनों को जोड़ने के बाद भी तो एक सरफेस एरिया ही बन रहा है, A1, A2 और A3 को जोड़ने के बाद भी तो एक सरफेस एरिया ही है, वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का सरफेस एरिया। लेकिन ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड यदि कभी आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो प्रोसीजर तो यही रहेगा कि आप इंडिविजुअल जो उसमें सरफेस हैं उनके एसोसिएटेड फ्लक्स निकालें, लेकिन उन इंडिविजुअल सरफेस की डायरेक्शन अब आपको बाहर की ओर लेनी पड़ेगी, क्लोज्ड बॉडी से बाहर की ओर। ये फिक्स करना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये सेट कर लेना। और मैंने ये डायरेक्शन बाहर की ओर ही मानी थी, तो अब इन सभी को मैं अलग अलग फ्लक्स निकाल के ऐड कर दूंगा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, इनको मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 0। यानी इस क्लोज्ड सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स 0 है। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को दूसरे नजरिए से कैसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है कि यहां इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। अब कंपेयर करता हूं कि इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही इसमें से बाहर निकल रही है। अगर इंडिविजुअल बोला जाए कि इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो आंसर होता है इनफिनाइट। पहले भी बता चुका हूं ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया में इनफिनाइट आएंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहां नंबर पे बात की जा सकती है, वहां ये स्टेटमेंट डिफाइंड होगा, इनफिनाइट आंसर नहीं देंगे आप। अगर मैं कहता हूं कि ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों को कंपैरिजन करना है मेरे को, कि इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही इससे बाहर निकल रही है। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बॉडी से एसोसिएटेड कितना हुआ, 0। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया उतना बाहर निकल गया, तो बॉडी से एसोसिएटेड कितना हुआ, क्लोज्ड सरफेस के अंदर फ्लक्स कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0। क्लियर। इसलिए 0 आएगा, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के तो हमेशा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको तो क्रॉस ही नहीं कर रही है। तो दूसरा तरीका ये होता है देखने का कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। अगर निकलने वाली और एंटर करने वाली सेम है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, ये किसके लिए आंसर दोगे आप, कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी अगर बाहर निकल गई, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है। ओपन सरफेस पे ये मत सोचना स्टार्ट कर देना, क्लोज्ड सरफेस है यदि, तो वो एक बॉडी है, उस बॉडी में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है अगर उतनी बाहर निकल जाए तो उस बॉडी से एसोसिएटेड कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। ओपन सरफेस एरिया में हमेशा ऐसा होता है कि जितनी एंटर करेंगे उतनी बाहर निकलेंगी। तो ये मत सोचना कि ओपन के लिए 0 आ जाएगा, सर आपने बोला था कि जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। नहीं, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, एक बॉडी के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए ये शब्द बोल रहा हूं मैं, कि जितनी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी बाहर निकल जाए तो फ्लक्स आएगा 0। क्लियर। तो दूसरा नजरिया ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, कैसे होगा, हिंट देते हैं। देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक चार्ज्ड इनफिनाइट वायर है जिसकी डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो यदि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से आएगी, कुछ इस प्रकार से। वायर से रेडियली बाहर की ओर आती है, जानते हैं आप, ये बात समझा रखा है आपको। वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी जब आपको मैंने ड्राइंग सिखाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस ओरिएंटेशन में आता है अलग अलग अरेंजमेंट में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यदि आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया पेंडिंग, समझे, एक भी लेक्चर यदि आपने नहीं देखा और अगले वाला लेक्चर देखने लगे तो आपको दिक्कत आएगी। ऐसा वैसे हर एक चैप्टर में होता है फिजिक्स में, वेल कनेक्टेड है। तो आप ये देखो कि इस क्लोज्ड सिलेंडर में फिर से 3 एरिया आप बोलोगे। एक एरिया तो ये है A1, एक एरिया ये है A2 और एक एरिया ये है कर्व A3। अब आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है वायर से,
तो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे, क्योंकि ये 2D फिगर है तो सामने से देखोगे तो ऐसे ही आएगा। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपको क्या नजर आएगा? देखो क्या नजर आएगा, सरफेस आपको सर्कल नजर आएगा एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नजर आएंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नजर आएंगी, और ये सरफेस, ये जो सरफेस है ये वाला, ये आपको एक सर्कल नजर आएगा। अब इसकी लेंथ नजर नहीं आएगी। अगर आप साइड व्यू लेते हैं इस फिगर का, तो फिर आपको ये नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कांस्टेंट आएगी हर एक पॉइंट पे। यहां 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 क्यों आएगी कांस्टेंट? क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा बाई r। r पे डिपेंड करता है, 2k लैम्डा तो कांस्टेंट है, और हर एक पॉइंट पे r क्या है? सेम, क्योंकि ये सर्कल है। देखो ना डिस्टेंस कितनी है? सेम है, रेडियस, क्योंकि ये तो सर्कल है ना, सर्कमफेरेंस का हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा सेंटर से। तो इसका मतलब इस सर्कल पर अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होगा। कितना होगा? 2k लैम्डा बाई r। और डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी, आएगी नहीं आएगी? देखो, तो इसका मतलब कांस्टेंट भी है और परपेंडिकुलर भी है। किससे परपेंडिकुलर? एरिया के सरफेस से। अगर यहां आप इस एरिया की डायरेक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पूरे सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स बताना है, तो आप एरिया बाहर की ओर मानेंगे, इसका एरिया भी बाहर की ओर मानेंगे n2, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर मानेंगे n3। तो अब आप कहोगे कि इस टोटल सिलेंडर से, कंप्लीट सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इस तरीके से आएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद A1, फ्लक्स एसोसिएटेड विद A2, फ्लक्स एसोसिएटेड विद A3। अब A1 यानी ये एरिया, इस एरिया के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस एरिया के और इस एरिया के। तो क्या एरिया को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं कर रही है, पैरेलल है। क्लियर? तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना आया? एरिया वेक्टर क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये एंगल कितना है? 90। cos 90 क्या हो जाएगा? 0। समझना? एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री आता है तो फ्लक्स आएगा 0, डॉट प्रोडक्ट की वजह से। तो ये अमाउंट हो जाएगा 0। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? 0। कितनी आ रही है यार? प्लस यही चीज मैं बोलूंगा A2 के लिए। ये A2 है, ये A3 है, ये A2 है, तो A2 के लिए 0 आएगा। अब A3 के लिए, A2 के लिए भी 0 क्यों आएगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री, cos 90 आएगा 0। अब A3 की बात करते हैं। A3 और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। A3 की डायरेक्शन कैसे? ऐसे, पैरेलल, तो cos 0 आएगा 1। आप यहां भी लगाओगे E नेट डॉट प्रोडक्ट D फाई टोटल, यानी आंसर वही आएगा जो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होगा, वही आंसर आएगा। क्लियर? और यहां डायरेक्शन आप बाहर की ओर लोगे, क्योंकि आपको टोटल देना है, पूरे सिलेंडर का आंसर देना है आपको, तो बाहर की ओर डायरेक्शन लोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। कितना है वो? 2k लैम्डा बाई इसकी रेडियस मान लेता हूं r0। एंगल कितना है? cos 0। हर एक पॉइंट पे, ये किसी एक फिक्स पॉइंट पे नहीं है, हर एक पॉइंट पे। तभी मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं इसको, ये ई इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है इस वजह से, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट है। देखो ना यहां जो मैंने फिगर बनाया था ये वाला, हर एक पॉइंट पे ये कहां था? कांस्टेंट और परपेंडिकुलर सरफेस के 90 डिग्री। क्लियर? अब इंटीग्रेशन डीए पे आएगा और ये वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई r0 इंटू एल। कर्व्ड सरफेस का एरिया ये होता है। तो आपके पास आंसर जो आएगा फ्लक्स का वही आएगा, फाई टोटल, r0 से r0 गया, 2 पाई, k क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यानी लैम्डा एल cos 0 1 होता है, एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा।
ये फ्लक्स आएगा, लेमडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? ये आंसर बॉक्स में बंद करते जाना है आपको, हर एक आंसर को, समझे?